एक भाभी की चार मासूम ननद। विद्या अपने सौतेले बेटे रोहित की गोद में सर रखे हुए रो रही थी। रोहित की आंखें भी नम थी और उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा हुआ था। बेटा, मुझे माफ करना। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा मत बोल। तू ठीक हो जाएगी। देख, मैं तेरे लिए दवा भी लेकर आया हूँ। अब इस दवा से कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे, तू तू मेरी बात सुन। तू ऐसे रो मत, क्योंकि तू तो मेरा शेर है ना। बेटा, मेरे जाने के बाद तू ही अपनी चारों बहनों का सहारा है। इन्हें इन्हें हमेशा खुश रखना। इनके ऊपर एक बाप की तरह हमेशा खड़ा रहना। वादा कर मुझसे कि तू इनका ख्याल रखेगा। हाँ हाँ माँ, मैं रखूंगा। माँ, माँ, कहाँ गए माँ? विद्या ने रोहित की गोद में सर रखकर ही अपना दम तोड़ दिया। विद्या रोहित की सौतेली माँ थी, लेकिन बचपन से ही उसने रोहित को बिल्कुल अपने ही बेटे की तरह पाला पोसा था। वैसे तो विद्या की अपनी चार चार बेटियां भी थी, लेकिन उसने कभी भी उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया था। पर अब बेचारे रोहित की सौतेली माँ भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। न उस बेचारे को अपनी सगी माँ का प्यार नसीब हुआ और ना ही सौतेली का। और अब तो उसके कंधों पर उसकी चार चार मासूम बहनों की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके रोहित अपनी बहनों का ख्याल रखने लगा। उसकी बहनें अभी छोटी ही थी। सबसे बड़ी बहन की उम्र अभी महज 12 साल थी। भाई, दूध नहीं है? अच्छा रुक, मैं लेकर आता हूँ। रोहित अपनी जिम्मेदारी और माँ को दिए वचन को सही तरह से निभा रहा था, लेकिन क्योंकि अभी उसकी उम्र कम थी और कोई रोजगार का ठोस साधन भी नहीं था, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ 3 से 4 दिन ही निभा पाया। भाई, मुझे चीज लानी है। प्यारी बहना, मेरे पास अब पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? ऐसे बोलकर जानवी चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है। अपनी बहन के चेहरे पर उदासी देख रोहित को उसकी माँ के अंतिम शब्द याद आने लगे और वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले अपने ताऊ जी के घर गया। रोहित बेटा। ताऊ जी, मैं आपसे थोड़ी मदद मांगने के लिए आया हूँ। कैसी मदद? माँ को मैंने वचन दिया था कि अपनी बहनों को मैं बिल्कुल बाप की तरह ही पालूंगा, लेकिन लेकिन तू ऐसा नहीं कर पा रहा है। जी, अपनी बहनों के उदास चेहरे मुझसे देखे नहीं जाते हैं ताऊ। आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए ना। मैं आपको सूद समेत वापस करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, लेकिन कब तक ऐसे ही चलेगा? जानता है, तुम पांचों की मुझे बड़ी चिंता रहती है। बहनें छोटी है और उन्हें संभालने वाला बस एक तू ही है। मैं तो सोच रहा हूं कि किसी अच्छी लड़की से तेरी शादी करवा दूं। शादी? इतना चौंक क्यों रहा है? एक दिन तो तुझे शादी करनी ही है। मैं तेरी शादी करवा के तुझे अपने साथ काम पर लगा लूंगा। उससे तेरा ध्यान बस कमाई में ही लग जाएगा और तेरी बहनों को तेरी पत्नी संभाल लिया करेगी। रोहित के ताऊ ने उसे बहुत समझाया। रोहित को भी उनकी बात समझ आ गई और फिर रोहित के ताऊ जी, मौसा जी वगैरह ने मिलकर उसकी एक संस्कारी सी लड़की से शादी करवा दी। शादी के बाद साक्षी ने भी अपने पति की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझा और अपनी नंदों को अपनी ननद ना समझकर बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह माना। सभी आकर खाना खा लो। मैं ये वाला खाना नहीं खाऊंगी। तो क्या खाओगी? देखो, ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। ये तो आज मैंने एक नई चीज बनाई है। साक्षी ने रोटी उठाई और उसमें सब्जी रखकर उसका रोल बना दिया। अब ये कौन खाएगा? मैं। भाभी माँ, मुझे भी ऐसे ही चाहिए। मुझे भी। और मुझे भी। अच्छा अच्छा, मैं अभी सभी को ऐसे ही बना कर दूंगी। साक्षी अपनी मासूम नंदों को ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से खुश करती रहती थी। हालांकि अभी उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो एक बहुत ही समझदार लड़की थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब लगभग 5 साल बीत चुके थे। चारों ही ननद और भाभी भी बड़ी हो चुकी थी। भाभी के प्यार में तो कोई बदलाव नहीं था, लेकिन नंदें काफी बदल चुकी थी। वो अपनी भाभी को वो प्यार नहीं देती थी जो उसने इतनी कम उम्र में उन्हें दिया था। गौरी, मेरे पाँव में दर्द है। जरा। आपको क्या मैं फ्री नजर आ रही हूँ? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। समझिए, आप मेरी माँ नहीं हो, भाभी हो, भाभी। वो चारों उससे ऐसा ही बर्ताव करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन साक्षी को माता निकल गई और उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई। कोई भी उसके पास आने से डर रहा था। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? सभी मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे पास आने में घबरा रहे हैं। अरे जानवी, सिया। क्या है? बेटा, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। मैं आपको पानी वानी नहीं पिलाऊंगी।
अरे भाभी, अगर मुझे भी ये माता लग गई तो? फिक्र मत करो, एक बार मैं कुछ नहीं होगा। मैं उठ नहीं पा रही हूँ, प्लीज मुझे पानी दे दो जानवी। जानती हो, बचपन में एक बार तुम्हें भी माता हुई थी, तब मैंने सारी रात। ओ गॉड भाभी, आप कहना क्या चाहती हो? आप हमारी माँ नहीं हो जो हम आपकी इतनी सेवा करें। ऐसे बोलकर जानवी चली गई। उसका सारा बर्ताव उसके भाई रोहित ने देख लिया। वो जानवी के जाने के बाद साक्षी के पास गया और उसे पानी पिलाया। शुक्रिया रोहित जी। रोहित जी, एक बात बोलूं? बोलो। मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी जो मेरी चारों ही ननद हमेशा मुझे माँ और भाभी के बीच का फर्क बताती रहती है? क्या मैं इनकी वैसी परवरिश नहीं कर पाई जैसी करनी चाहिए थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चारों तुम्हारी अहमियत को भूल रही हैं। तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो और चुपचाप आराम करो। मैं इस मामले में जरूर कुछ सोचूंगा। ऐसे बोलकर रोहित चला गया। 2-4 दिन में साक्षी की तबीयत भी सही हो गई और वो सब कुछ भुलाकर अपनी नंदों की फिर से सेवा करने लगी। अभी साक्षी सभी के लिए खाना बना ही रही थी कि तभी रोहित घर आया और बोला, चलो साक्षी, मैंने हमारे घर का इंतजाम कर लिया है। घर? हाँ, घर। तुम चारों तो अपनी भाभी को कुछ समझती नहीं हो। उसकी परेशानी में भी तुम सब उसके साथ नहीं थी, तो मैंने फैसला किया है कि अब से हम अलग रहेंगे और तुम चारों अलग रहोगे। चलो साक्षी। रोहित साक्षी को लेकर चला गया। उसकी चारों बहनें उन्हें देखती रह गई। अपनी भाभी के जाने के बाद चारों ही बहनों को घर में एक अकेलापन और उसकी कमी महसूस होने लगी थी। भाभी मेरा तो... अरे नहीं। अब उन्हें अपनी भाभी की अहमियत समझ आ रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और अब चारों ही बहनें अपनी भाभी की घर में अहमियत जान चुकी थी। इन 2 दिनों में ना उन्होंने कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। हम बहुत गलत थे। हमारी भाभी माँ से कम नहीं है। चलो बहनों, भाभी को वापस लाने चलते हैं। चारों बहनें मन में पछतावा लिए अपने भाई के घर पहुंची, जहां अपनी भाभी को देखते ही उन्हें रोना आ गया और वो चारों उससे लिपट गई। भाभी माँ, प्लीज हमें माफ कर दो। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आप हमारी सिर्फ भाभी नहीं बल्कि माँ भी हो। प्लीज भाभी माँ, वापस आ जाओ। हम अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। अपनी बच्चियों जैसी मासूम नंदों को रोते हुए देखकर साक्षी को भी रोना आ गया। मैं भी तुम्हारे बिना बहुत अकेली हो गई थी। ऐसे मत रो, मुझे तुम्हारी आंखों के आंसू पसंद नहीं है। भाभी, हम तो आपके हाथ के खाने को भी तरस गए। हम 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को दो। भूखी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आओ, इधर आओ। साक्षी ने अपनी नंदों को अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर वो सभी वापस अपने पुराने घर में लौट आए। रोहित ने यह सब कुछ सिर्फ अपनी बहनों को समझाने के लिए किया था। उस दिन वो चारों अपनी भाभी की अहमियत जान गई थी और अब वो कभी भी अपनी भाभी को अपनी माँ से कम इज्जत नहीं देती थी। सुबह के 10 बज रहे होते हैं। प्रिया मजे से अपने कमरे में सो रही होती है। तभी अलार्म बजने की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। तभी खाने की खुशबू सूंघते हुए वो रसोई में आती है। समोसे, पकौड़े, पनीर टिक्का, गुलाब जामुन, ये सब देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। माँ, मैं एक समोसा ले लूं क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये सब तेरे लिए नहीं बना है। मेरे लिए नहीं बना तो सुबह सुबह इतने बढ़िया बढ़िया खाना किसके लिए बना रही हो? ये सारा खाना मैं तेरे होने वाले ससुराल वालों के लिए बना रही हूँ। क्या माँ? जी हाँ, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो जल्दी से जाकर अपना ये थोबड़ा ठीक कर ले। ये कहानी है प्रिया की। अपने पिता राजेश और मालती की इकलौती बेटी है। थुलथुला शरीर, गोल मटोल चेहरा प्रिया के हर वक्त खाने का नतीजा है। थोड़ी देर में लड़के वाले प्रिया को देखने आ जाते हैं। प्रिया भी तैयार हो जाती है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी से प्रिया को लेकर आओ। जी अच्छा। प्रिया, ये ले चाय नाश्ता। ये तेरे ठूसने के लिए नहीं बल्कि तुझे लड़के वालों को परोसना है। फिर प्रिया सुमित्रा, हरीश, अंजलि को और अश्विन को नाश्ता देती। तभी मालती कहती है, बहन जी, भाई साहब लीजिए ना। ये क्या, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस हो गया बहन जी। यार, ये सब तो एक दूसरे को ऐसे ही शर्मा रहे हैं जैसे कि फिल्म चल रही हो। इनको मिल रहा है तो खा नहीं रहे। कोई मुझे ही कह दो कि 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे ये सारा का सारा खाना लपेटने में। प्रिया का मोटापा देखकर उसकी होने वाली ननंद अंजलि अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है, माँ, आपको नहीं लगता कि ये जरूरत से ज्यादा ही मोटी है? मेरा मतलब, कहाँ अश्विन भैया सिंगल पसली और कहाँ ये खली की बहन बाहुबली? अंजलि, तू चुप कर। क्या हुआ बहन जी, कोई बात है क्या?
जी नहीं भाई साहब, वो मेरी अंजलि कह रही है कि बहू बड़ी ही गोल मटोल है। वो हम खाते पीते घर से है ना, इसलिए। सुमित्रा रिश्ता पक्का करके चली जाती है। उनके जाते ही प्रिया नाश्ते की प्लेट पर भुक्कड़ की तरह टूट पड़ती है। एक हाथ में समोसे तो एक हाथ में गुलाब जामुन लेकर खाने लगती है। ओए होए, क्या स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं आपने माँ, और ये गुलाब जामुन तो गजब के बने हैं। अरे प्रिया, अब तो तेरी शादी पक्की हो गई है, कम से कम अब तो ऐसे भुक्कड़ भैंस की तरह जुगाली करना छोड़ दे। प्रिया अपनी माँ की एक नहीं सुनती, बस खाए ही जाती है। कुछ ही दिन बाद प्रिया और अश्विनी की शादी हो जाती है और वो ससुराल आ जाती हैं, जहाँ शादी की रात अश्विन रोमांटिक होकर प्रिया को पीछे से हक करने की कोशिश करता है। बेबी, अभी यार बेबी है कि भैंस एलिफेंट? मतलब क्या मजाक है यार, ये मोटी तो मेरी बाहों में भी नहीं समा रही है। क्या हुआ अश्विन, तुमने कुछ कहा क्या? बेबी चलो ना वॉलीबॉल खेलते हैं। अश्विन रोमांटिक होकर प्रिया के करीब आने लगता है। तभी वो कहती है, अश्विन मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अबे यार कितनी भुक्कड़ है, सुहाग रात पे इसे ठूसने की पड़ी है, सारे मूड की माँ बहन कर दी। लाता हूँ मैं कुछ खाने को। अश्विन गुस्से में प्लेट भरकर खाना लाकर प्रिया को दे देता है, जिसे खाकर प्रिया सो जाती है। अगली सुबह प्रिया की सास सुमित्रा कहती है, प्रिया बहू, आज तुम्हारी ससुराल में पहली रसोई है, तो तुम खाने में छोले, पूरी, हलवा और गुलाब जामुन भी बना लेना। जी मम्मी जी। कहाँ फंस गई प्रिया, सासू माँ को मैं कैसे बताऊं, मुझे तो सिर्फ खाना आता है, खाना बनाने आता नहीं है। कहीं सासू माँ मेरी क्लास न लगा दे। क्या करूं, ये कैसी मुश्किल, हाय ओहो। इसके बाद प्रिया यूट्यूब से देख देख कर सारा खाना बनाती है और गहरी सांस भरते हुए कहती है, फाइनली मैंने सारा खाना बना लिया। गुड जॉब प्रिया, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं नमक में ज्यादा कम ना हो। प्रिया जैसे ही सब में से थोड़ा थोड़ा खाना चखती है तो कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैंने अपने ही हाथों से इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। अब तो मुझे भूख लग गई, थोड़ा सा और खा लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके प्रिया भुक्कड़ों की तरह आधे से ज्यादा खाना खुद ही खा जाती है। तभी उसका ससुर हरीश कहता है, अरे सुमित्रा जी, जरा देखिए तो बहू ने खाना बनाया कि नहीं। प्रिया बहू, खाना बन गया हो तो ले आ, सभी को भूख लगी है। ओ तेरी, टेस्ट में आधे से ज्यादा खाना तो मैं खुद ही हड़प कर गई। कोई नहीं, यही ले जाती हूँ। बचा कुचा खाना प्रिया अपने ससुराल वालों को थोड़ा थोड़ा परोसती है। तभी अंजलि गुस्से से कहती है, प्रिया भाभी, रसोई में राशन पानी का हड़ताल पड़ गया है क्या? इतना थोड़ा सा खाना क्यों बनाया है? हाँ बहू, तूने इतना थोड़ा सा खाना क्यों बनाया है? वो सासू माँ, मैंने सोचा कहीं खाना ज्यादा बन जाएगा तो वेस्ट ना हो जाए। वैसे भी अश्विन और ससुर जी इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और फिर राशन फ्री फंड का थोड़ी ही आता है। जुग जुग जीती रहो प्रिया बहू, तुमने हमारे घर को अपना मान लिया और बचत भी करने लगी, बहू हो तो ऐसी। ये बोलकर सास ससुर और पति खाना खाने लगते हैं, मगर ननन टशन भरी नजर से प्रिया के निकले हुए पेट को देखकर कहती है, लपेट लपेट कर मक्खन मक्खन लगाया है इन्होंने माँ पिताजी को। अगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तो मेरी भुक्कड़ भाभी, तुम्हारा भस्मासुर जैसा पेट चीख चीख कर कह रहा है कि आधे से ज्यादा खाना तुम अकेले ही ठूस गई हो। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जिसके साथ बढ़ती है हमारी भुक्कड़ बहू की भूख। रसोई की सारी जिम्मेदारी, राशन, दूध, सब्जी के पैसे प्रिया के हाथ में मिलते, जिससे वो अब भरे बाजार में कभी गोलगप्पे, भेलपूरी, बर्गर खाने में खूब खर्चा करती। तभी एक दिन सुमित्रा प्रिया से महीने भर के खर्चे की लिस्ट मांगती है। तभी प्रिया बड़ी ही चालाकी से आड़ी टेढ़ी लिस्ट बनाकर उसे देती है। अंजलि, जरा देख तो बेटी, इस महीने भर दूध और राशन पानी में कितना खर्चा लगा है। जी माँ, 2 किलो दूध, 2 किलो चीनी, फिर 500 रुपए भजक, फिर 10 किलो आटा, फिर 1000 भजक, फिर 1 किलो रिफाइंड, फिर 1500 रुपए भजक। हे, फिर से वही भाभी, ये भजक क्या है? भजक का मतलब ननन जी, भगवान जाने कहाँ खर्च हुए। मैं बताती हूँ ना भाभी, ये पैसे आपने अपने खाने पीने में खर्च किए हैं, मेरी फुक्कड़ भाभी। ये सुनकर प्रिया झूठ मूठ में रोते हुए डायलॉग बाजी करती है। नहीं, ये सरासर झूठ है माँ जी, मेरा यकीन कीजिए। जिस दिन से मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, मैं तो अपना पेट काट काट कर पैसे बचाने के लिए पैदल सब्जी खरीदने बाजार जाती हूँ, पैदल राशन स्टोर जाती हूँ, और ननन जी मुझे भुक्कड़ कह रही है।
चुप हो जा बहू, मुझे तुझ पर भरोसा है। इस तरह से प्रिया के भुक्कड़ होने का भेद खुलते खुलते रह जाता है, मगर उसकी ज्यादा खाने की आदत अभी नहीं छूटती और एक रात उसे बहुत भूख लगती है और वो रसोई में आती है जहां फ्रिज में राजमा चावल रखे होते हैं। राजमा चावल देखकर प्रिया की जीभ लपलपाने लगती है और वो अंधेरे में ही रसोई के स्लैब पर बैठकर खाने लगती है। क्या स्वादिष्ट राजमा चावल है, मजा आ गया। जल्दी से लपेट ले प्रिया, इससे पहले कि ससुराल वाले में से कोई देख ले। इतने में किचन की लाइट जल जाती है और सास ससुर ननंद और पति किचन में आ धमकते हैं। अबे यार, ये कहां से प्रकट हो गए? आज तो तू गई बेटा। देखा माँ, भाभी कैसी भूखी भैंस की तरह कचर कचर कर रही हैं, ठोस ठोस कर फटने को हो रही हैं, फिर भी हपसी की तरह खा रही हैं, पेटो कहीं की। अपनी ननंद को अपनी बेइज्जती करता देखकर बेचारी बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ससुराल वालों के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। अगले दिन सुमित्रा अपनी बहू से इतना ज्यादा खाने की वजह जानने के लिए उसका चेकअप कराती है, जिसमें उसे डायबिटीज निकलती है। प्रिया बहू, तूने अपनी जरूरत से ज्यादा खाने की आदत को छोड़ना होगा, वरना तुझे थायराइड भी हो जाएगा, समझी? हम तेरे अपने हैं बहू, तेरा बुरा नहीं चाहते, अच्छा चाहते हैं। जानती हूँ सासू माँ, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन से प्रिया अपने दिन भर ज्यादा खाने की आदत को कंट्रोल करने लगती है और एक अच्छी बहू बन जाती है। बदले रूटीन के बाद से धीरे धीरे उसके शरीर का मोटापा भी घटने लगता है।